आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे 12 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जिसके आधार पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप इन 12 डॉक्यूमेंट्स का जरूर ध्यान रखें, जिससे आपकी जो कमाई है वह वेस्टेज नहीं जाएगी। तो जान लेते हैं ऐसे 12 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जिनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे 12 डॉक्यूमेंट्स की जो आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जरूर से देख लेने चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को आप प्रॉपर तरीके से जरूर से चेक करें। और कई बार हम ऐसी प्रॉपर्टी को बिना देखे और बिना समझे ही खरीद लेते हैं जो प्रॉपर्टी पहले से किसी व्यक्ति को बेची हुई थी, और इस कारण से उसके बाद हम कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। इस कारण से मैं आपको आज ये बताऊंगा कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि टाइटल डॉक्यूमेंट कैसा है। मतलब कि टाइटल डॉक्यूमेंट वह होता है कि जो व्यक्ति हमें प्रॉपर्टी बेच रहा है, हमें यह देखना है कि उस व्यक्ति के पास यह प्रॉपर्टी कैसे आई। प्रॉपर्टी 3 तरीकों से आ सकती है। पहला है सेल डीड, जिसे हिंदी में कहा जाता है बेचानामा। अगर कोई व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है और उसने किसी दूसरे व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदी है तो पहले आप उस प्रॉपर्टी का बेचानामा देख सकते हैं। और अगर सेल डीड नहीं है तो गिफ्ट डीड हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी को गिफ्ट भी कर दिया जाता है। आपको यह देखना है कि अगर अगले व्यक्ति के पास यह प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के जरिए आई है तो यह प्रॉपर रजिस्टर्ड है या नहीं, आपको यह देखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि यह प्रॉपर्टी गवर्नमेंट से ली हुई होती है तो एक कन्वेंस डीड भी होता है। कहने का मतलब है कि जब भी किसी व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप जरूर चेक करें। आपको एक सबसे जरूरी बात मैं और बता दूं कि जब भी हमारे द्वारा कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है या बेची जाती है तो एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे हिंदी में आमुक्त्यानामा भी कहते हैं, उसके तहत अगर प्रॉपर्टी का क्रय या विक्रय करते हैं तो यह सरासर इलीगल है और कानून में इसको कोई भी मान्यता नहीं है। अक्सर हम अपनी प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में हम हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को पावर ऑफ अटॉर्नी यानी आमुक्त्यानामा के जरिए बेचने की कोशिश करते हैं, जो इलीगल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और अगले व्यक्ति के पास केवल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो उस प्रॉपर्टी को आप बिल्कुल भी ना खरीदें। और जिस दिन इसमें डिस्प्यूट शुरू होगा तो आपकी प्रॉपर्टी को वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए यह पहली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा डॉक्यूमेंट है चैनल डॉक्यूमेंट। चैनल डॉक्यूमेंट वह होता है कि मान लीजिए कि मैंने किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेची और अगले व्यक्ति ने किसी तीसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच दी, तो इसी को ही कहते हैं चैनल डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है कि ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच देता है और बी सी को प्रॉपर्टी बेच देता है, तो हमें यह देखना है कि प्रॉपर्टी शुरू में किसके नाम थी और वह किस किस के नाम हो गई है, वह डॉक्यूमेंट हमें देखना है। तीसरा डॉक्यूमेंट है इनकम ब्रांच सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट आपको यह बताता है कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस पर कोई मॉर्गेज या बैंक का कोई लोन या कोई टैक्स या फिर कोई पेनल्टी बकाया तो नहीं है। इस सर्टिफिकेट के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। जिस जगह पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है उस ऑफिस में या रजिस्ट्रार ऑफिस में जाए, वहां पर 22 नंबर का फॉर्म आता है, उसे फिलअप करके उस प्रॉपर्टी के बारे में आप जान सकते हैं। गवर्नमेंट फीस लगेगी, उसके बाद सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। प्रॉपर्टी को किसने खरीदा है, किसने बेचा है, कोई टैक्स बकाया तो नहीं है, कोई मॉर्गेज तो नहीं है, या फिर कोई बैंक का लोन या फिर कोई टैक्स बकाया तो नहीं है। इस आधार पर आपको डिटेल दे दी जाएगी। अगर जो विभाग रजिस्ट्री करते हैं और इस बात की उनके पास कोई जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी देने से भी मना कर सकते हैं। लेकिन पता करने के लिए हम
वह फॉर्म भर के ट्राई तो कर सकते हैं। कई बार लोगों के मन में यह भी रहता है कि जब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो क्या वकील की आवश्यकता पड़ती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, उसका रकम अमाउंट ज्यादा है, तो आप एक वकील को हायर कर सकते हैं और वकील को हायर करने के बाद उसे आप यह कह सकते हैं कि हमें टाइटल सर्च रिपोर्ट बना कर दे। टाइटल सर्च रिपोर्ट में भी इनकम ब्रांच सर्टिफिकेट का ही हवाला होता है और वह आपको बता दें कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वह हर प्रकार के टैक्स और मॉर्गेज से मुक्त है। चौथा है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, यानी जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन जनरली जब कोई डेवलपर कोई प्रॉपर्टी या जमीन लेता है तो उसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है उस पर्टिकुलर यूटीआई से या वहां के लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट से यह क्लियरेंस मिलता है कि आपने जो प्रॉपर्टी बनाई है उसका सेंसन बिल्कुल ही सही है। पांचवा है पोजेशन लेटर। अगर आप कोई बिल्डिंग में कोई फ्लैट लेते हैं तो आपको यह देखना है कि मालिक के पास पोजेशन लेटर है या नहीं। गवर्नमेंट उस मालिक को पोजेशन लेटर तब देती है जब उसने सभी नियमों और शर्तों का पालन किया हो। छठा है मॉर्गेज। आपको यह देखना है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वह प्रॉपर्टी कोई बैंक के पास गिरवी तो नहीं है। इसका पता करने के लिए आप वकील की सहायता ले सकते हैं और वहां पर जाकर आप बोल सकते हैं कि मुझे टाइटल सर्च रिपोर्ट बनाकर दे, या आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर इनकम ब्रांच सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सातवां है टैक्स रिसिप्ट, मतलब कि वहां की जो लोकल म्युनिसिपैलिटी है वहां पर कोई टैक्स बकाया तो नहीं है। उस टैक्स रिसिप्ट से आपको पता लग जाएगा कि इस प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स बकाया है या नहीं। इससे यह होगा कि आप जो पीछे का टैक्स बकाया है वह भरने से बच जाएंगे और लोकल डिपार्टमेंट से आपको यह भी पता लग जाएगा कि यह प्रॉपर्टी किसके नाम है। इससे यह होगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी मालिक टैक्स को लेकर आपके साथ फ्रॉड कर रहा है तो आप यह पता कर सकते हैं कि यह प्रॉपर्टी किसके नाम है। आठवां है यूटिलिटी बिल, यानी उपयोगिता बिल। आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले यूटिलिटी बिल भी देखना होगा ताकि उससे आपको पता चल सके कि जितने भी टैक्स हैं या जितने भी उधार पैसे हैं मालिक ने वह चुकाए हैं कि नहीं चुकाए। और नौवा है कार अलॉटमेंट बिल। अगर आप कोई बिल्डिंग ले रहे हैं तो वहां पर भी कार पार्किंग के लिए अलॉटमेंट होता है। आपको यह भी देखना है कि आपको कार अलॉटमेंट लेटर मिला है कि नहीं मिला। अगर आपको कार अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। 10वां है रेजिडेंस वेलफेयर। आप किसी कॉलोनी में या किसी जगह पर अपना फ्लैट लेते हैं, वहां पर एक रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन होता है। आपको वहां की भी एनओसी देखनी पड़ेगी। इससे यह होगा कि जो वेलफेयर सोसाइटी में जो शुल्क बकाया है वह बकाया तो नहीं है। अगर उस प्रॉपर्टी पर कोई मालिक यानी नया मालिक आता है तो वह शुल्क उसे देने पड़ेंगे, इसलिए आपको वह एनओसी देखना जरूरी है। 11वां है म्यूटेशन। इसे हिंदी में हम जमाबंदी भी कह सकते हैं। हालांकि जमाबंदी से यह तो प्रूफ नहीं होता है कि प्रॉपर्टी किसके नाम की है, लेकिन जमाबंदी एक एडिशनल एविडेंस होता है। आपको यह देखना है कि आप जहां भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं सरकारी डॉक्यूमेंट्स में प्रीवियस जो मालिक है, जो ओनर है, उसका नाम दर्ज है या नहीं। और 12वां है कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अक्सर दो प्रकार की लैंड होती है, एक तो होती है कॉमर्शियल लैंड और एक दूसरी होती है एग्रीकल्चर लैंड। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एग्रीकल्चर लैंड पर आप कॉमर्शियल कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको यह कहकर प्रॉपर्टी बेच रहा है कि यह कॉमर्शियल भूमि है तो आपको यह चेक करना है कि अगले व्यक्ति ने जो एग्रीकल्चर भूमि है उसको कमर्शियल भूमि में
कन्वर्जन कराया है कि नहीं कराया। क्योंकि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली है और वह एग्रीकल्चर भूमि है तो उस पर आप कॉमर्शियल काम नहीं कर सकते। अगर आप कार्य करते भी हैं तो आपको लोकल डिपार्टमेंट को भारी पेमेंट देना होगा, उसके बाद ही आपकी भूमि कॉमर्शियल में कन्वर्ट होगी। तो इस प्रकार से अगर ये 12 डॉक्यूमेंट्स आपको पता होंगे या आप ध्यान रखते हैं तो आप किसी भी फ्रॉड होने से बच सकते हैं और कोर्ट के चक्कर लगाने से भी बच जाएंगे। जो व्यक्ति प्रॉपर्टी ले रहा है या लेने की सोच रहा है तो यह वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें अपने अधिकारों का पता चल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।